जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आबी सर क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन बैंक का 2022 जो मॉडल सेट है उसको देखने वाले हैं। ये जो मॉडल सेट होने वाला है मैथ का मॉडल सेट होने वाला है और ये मॉडल सेट नंबर 1 होने वाला है जो 2022 में प्रथम पाली में पूछा गया जो भी प्रश्न है उन प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। अब इन प्रश्नों को बनाने से क्या फायदा होता है, तो ये इन प्रश्नों को बनाने से ये फायदा होता है कि आने वाले जो एग्जाम है हूबहू यही पैटर्न होता है और आपका इससे अभ्यास बढ़ता है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 1 से 50 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी 1 to 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। जब तक 1 to 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है तब तक इस वीडियो में आप सबको बने रहना है। आप 2022 का चाहे आप पेपर ले लो या क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा तो आप क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। जैसे मेरे पास है 2022 का ये क्वेश्चन बैंक 2022 का सेक्शन ए है और गणित प्रथम फर्स्ट सीटिंग का ये है। तो आइए अब हम लोग बिना टाइम को बर्बाद किए हम लोग अपने क्वेश्चन बैंक को शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो पहला 1 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि केंद्रीय प्रवृत्ति में कौन कौन सा चीज होता है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति में माध्य होता है, माध्यक होता है, बहुलक होता है। ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत आते हैं। अब ऑप्शन से अगर हम इसको सही करेंगे तो ऑप्शन ए में कह रहा है माध्य, ऑप्शन बी में कह रहा है माध्यक और ऑप्शन सी में कह रहा है बहुलक और ऑप्शन डी में है मानक विचलन। सबसे अलग ऑप्शन ये है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारा आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर जो 1 है, 1 का आंसर क्या होगा, तो 1 का आंसर डी हो जाएगी। बनाने वाला नहीं है इसलिए मैंने डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रेक्षण दिया हुआ है आपको 14, 15, 13, 16, फिर 14, फिर 15, फिर 17, 13, 15 का बहुलक क्या होगा। मैं क्वेश्चन एक बार लिख देता हूँ। 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है 14 दिया है, 13 दिया है, अब 15 है, ठीक है, 15 है, फिर यहाँ पे 13 है, फिर 16 है, फिर 14 है, फिर 15 है, फिर 17 है, फिर 13 है, फिर 15 है। अब देखिए बाबू, अगर आपको बहुलक निकालना हो तो सबसे पहले इन अगर ऐसे संख्या आ जाए तो इन संख्याओं को आप अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में सजा लीजिए। हम यूं कह सकते हैं कि आप इसे बढ़ते क्रम में सजाइए या घटते क्रम में सजाइए। तो पहले इसको हम लोग सजा लेते हैं। इसमें सबसे छोटा क्या है, इसमें सबसे छोटा आप देख लो 13 है। यहाँ पे 13 पहले लिखो, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। आप सबसे पहले 13 लिखो, 13 जितना बार है उतना बार लिखो 13, ठीक है। एक यहाँ 13 है, एक यहाँ 13 लिख लिया हम। उसके बाद से 14 लिखेंगे, एक यहाँ 14 है, एक यहाँ 14 है, तो हम 14 भी लिख लेते हैं, ठीक है। 14 14 हो गया, ठीक है। और उसके बाद 14 कितना बार आया है, 1 2, ठीक है। अब उसके बाद जो होगा ना हम 15 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक यहाँ 15, फिर यहाँ 15, फिर यहाँ 15। अब क्या है हमारा 17 है और 16 है और उसके बाद से क्या है 17 है। अब देखो बहुलक होता क्या है, तो बहुलक जो परीक्षण होता है उसमें जो सबसे अधिक बार आने वाली संख्या होती है उसी को हम लोग बहुलक बोलते हैं। तो सबसे अधिक बार कौन सा संख्या आया है, आप देख सकते हो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है यहाँ पे 15। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में 15 दिया है, इसका हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। अब प्राकृत संख्या क्या होता है, तो गिनती की गई संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। अब उन संख्याओं को हम लिखते हैं और उसका माध्य निकालते हैं। तो प्राकृत संख्या हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देख लो तो प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कितना, तो 5 प्राकृत संख्या लिखना है। 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया आपका 5 प्राकृत संख्या हो गया। अब इसका माध्य निकालना है, तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, परीक्षण जो परीक्षण होते हैं उसका कुल योग। तो परीक्षण को ये मिला है
1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बटा इसकी कुल संख्या तो 5 है, इसकी कुल संख्या तो जोड़ो 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 और 5 15 यानी 15 बटा 5 इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसके लिए? अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रही होगी। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं और आगे हम आपको बताते हैं, तब तक आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं और हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर लिखने वाले हैं 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है समझते हैं। ठीक है, और इसको अच्छा से इरेज कर देते हैं। देखो बहुत आसान होता है, अगर आपको प्रैक्टिस होगी ना तो प्रैक्टिस से ही आप मैथ का पेपर बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओगे। प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो चलो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि परीक्षण 8 12 7 14 6 13 15 का माध्यक ज्ञात करिए। चलिए हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो प्रेक्षण क्या दिया है? तो प्रेक्षण दिया है आपको 8 दिया है, 12 दिया है, 7 दिया है, 14 दिया है, ठीक है, फिर 6 दिया है, फिर 13 और फिर 15। इसका माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने का आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले इसको आप आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में यानी घटते हुए क्रम या बढ़ते हुए क्रम में आप इसे सजा लें। तो चलिए हम इसको घटते हुए क्रम या बढ़ते हुए क्रम में सजा लेते हैं। तो इसमें सबसे छोटा क्या है? तो सबसे छोटा है 7 है, इसके 6 दिया है ना, यहाँ पे 6 है, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद क्या है जी? तो 12 है, 12 के बाद 13 है, 13 के बाद 14 और यहाँ पे 15। कॉइल में गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर इसकी कुल संख्या कितनी हो रही है? इसकी कुल संख्या हो रही है, आप देख लो 7 हो रहा है। हम क्या करेंगे 6 इधर कर लेंगे या 6 इधर कर लेंगे, अब बीच में जो बचेगा यही हमारा हो जाएगा माध्यक। क्या हो जाएगा? माध्यक। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ये जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप देख लो डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब कहोगे सर ये ऐसे तो विषम संख्या था 7 तो आप कर लिए, लेकिन अगर सम संख्या होता तो क्या करता? तो सम संख्या होता ना तो बीच वाला एकदम बीच वाला कोई दो संख्या लेते, उसको जोड़ करके 2 से भाग कर देते, जो आता वही हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे फॉर्मूला होता है 3, पांचों के लिए बता देते हैं। 3 माध्यक बराबर क्या होता है? 3 माध्यक 3 माध्यक माइनस क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 2 माध्यक। अब बराबर क्या होता है? बहुलक होता है। बहुलक क्या होता है? बहुलक। तो देख लो इसमें ऑप्शन नंबर कितना दिया है बहुलक में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी इसका सही आंसर। ठीक है, ये बनाने वाला नहीं था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आओ समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आप बताओ ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। अब देखो ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है? जिस ऑप्शन में दिया है वो सही हो जाएगा, जिस ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? पहले इसको मैं रब कर देता हूँ, इसे मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 7 बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 अभी हम लोग देखने वाले हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा तो आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। आपको अच्छी अच्छी ट्रिक मिलेंगी, कम समय में कैसे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व किया जाता है वो सारी चीजें इसमें मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर हो तो अभी इसमें जो ऑप्शन दिया है ए कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल होगा, वृत्त का क्षेत्रफल
छोटा होगा वर्ग के क्षेत्रफल से। ऑप्शन सी कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा वर्ग के क्षेत्रफल से, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ये कैसे पता चलेगा? इसको सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वृत्त की परिधि है ना, क्योंकि दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो हम यहाँ पे वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr इक्वल टू ये दिया हुआ है 88। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव की तरह ही बनाया जाए, ज्यादा लंबा फैलाएंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम जब r रखेंगे तो 2π कहाँ चला जाएगा, 88 के बट्टा में चला जाएगा तो 2π। अब 2π का मान भर देंगे तो 88 बट्टा 2 गुणे पाई का मान 22/7, 7 चला जाएगा ऊपर, कटा देंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये आपको 4 बार में कट जाएगा, 22 चौका 88, इसको इससे कटा देंगे, ठीक है 4 बार में, तो ये हो जाएगा हमारा, यानी r का मान कितना आ गया 14 आ गया। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है πr²। पाई का मान 22/7, r का मान 14 है, तो 2 बार इसको लिख देंगे, तो इसको हम घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब हम 2 से गुणा कर लेते हैं, 22 में 2 दूना 4, 2 दूना 4, इसमें हम 14 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 चौका 56, 6 8 3 5, 14 चौका 56 5 61 हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हम निकालते हैं वर्ग। ठीक है, अब वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, देखिए वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुणे भुजा। क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता है, तो वर्ग का परिमाप तो दिया है 88, और यहाँ पे 4 गुणे भुजा कर लेंगे, भुजा को a लिख देते हैं, जब a रखेंगे तो 4 चला जाएगा 88 के बट्टा में, हम इसको कटा देंगे तो 2 बार में कटेगा, यानी a का मान कितना आ गया 22 बार में कटेगा, तो 22 सेंटीमीटर आ गया। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल तो क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, यानी a², हम 22 में गुणा कर देंगे, 22 से तो 484 आ जाएगा। अब आप बताओ किसका क्षेत्रफल ज्यादा है, वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर सी देखो, कारण वृत्त का क्षेत्रफल जो है ना वर्ग के क्षेत्रफल से ज्यादा है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, भागना नहीं है कहीं भी, एकदम देखते रहना है, यही मेहनत रंग लाएगा रहो, आप कहीं मत जाना। ठीक है, जितना मेहनत करोगे उतना ही आपके लिए फायदा करेगा, और यही मेहनत रंग लाने वाला है, इसलिए कहीं जाना नहीं है, बस आपको देखते रहना। ठीक है, चलिए कॉपी कलम लेके आप लोग बैठे रहिएगा, और जो भी दिक्कत होगी आप लोग वीडियो को एक बार रिपीट कर लीजिएगा, है ना, रिवर्स करके वीडियो को आप देख सकते हैं। अब चलते हैं, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है समझो, अरे यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा a इकाई हो तो उसका विकर्ण क्या होगा। मैं आपको बता देता हूं, घन होता है ना, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण है ना, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है √3 गुणे भुजा, यानी देख लो √3, जिस ऑप्शन में दिया है वही आपका हो जाएगा सही, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 का ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि r त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होता है। एकदम पूरा जितना फॉर्मूला है मैथ का पूरा फॉर्मूला रट्टा मार लेना है, चाहे जैसे भी हो, आप जब भी क्वेश्चन बनाओ तो एक बार फॉर्मूला लिखो। इससे ये फायदा होता है कि आपको फॉर्मूला याद हो जाता है, और एग्जाम में आप जल्दी जल्दी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो। अब देखो यहीं पे आपसे फॉर्मूला पूछ दिया है, क्या पूछा है, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होता है। ठीक है, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, तो जो लंबवृत्तीय शंकु होता है ना उसका आयतन क्या होता है, आपको बेलन का आयतन पता है, बेलन का आयतन होता है πr² होता है, उसमें 1/3 लगा दो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही, इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, यानी 1/3 πr²h, ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। अब देखो यहाँ पर वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है, यानी एक वृत्त
इसका, और फिर यहाँ पे पाई कैपिटल आर स्क्वायर। हम यहाँ पे इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या दिया है 4/25, यानी हम ऐसे 4:25 दिया तो 4:25 को हम लिख सकते हैं 4/25। अब यहाँ पर देखो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा आर स्क्वायर। हम ऐसे कर लेते हैं आर कर लेते हैं, और जो स्क्वायर है ना इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा 4/25। अब r/r, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, और 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी आपका जहां दिया होगा 2:5 वही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आपसे कि साइन 30 डिग्री बट्टा कॉस 30 डिग्री इक्वल टू कॉट 30 डिग्री। देखो कितना आसान पूछा है, साइन 30 डिग्री बट्टा कॉस 30 डिग्री, और उसके बाद गुणा दिया हुआ है, और कह रहा है कि कॉट 30 डिग्री का मान क्या है। साइन और कॉस क्या होता है, टेन होता है, हम इसको लिख सकते हैं टेन 30 डिग्री और गुणे कॉट 30 डिग्री। और आपको पता है साइन टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1, तो जिस ऑप्शन में 1 दिया होगा वही आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। आइए अब हम लोग इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 तक आप देख लिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप घबराना नहीं है आपको, ठीक है, धैर्य रखना है। धैर्य रखोगे तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। पूरे 10 साल आप जितना मेहनत किए हो वो कोई नहीं देखेगा, लेकिन ये जो 2 माह है ना मैट्रिक में, ये जितना मेहनत कर लेते हो यही जो मेहनत होता है ना आपका रिजल्ट बनाता है। और इसमें अगर आप पीछे हट जाते हैं तो आपका यहीं से रिजल्ट खराब हो जाता है। इसलिए आपको पूरा लगे रहना है, पूरा मेहनत करना है, पीछे नहीं हटना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, तो देखो ना क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, 1 माइनस प्लस है 10 स्क्वायर 45 डिग्री। चाहो तो इसको फॉर्मूला को तोड़ सकते हो, और नहीं तो डायरेक्ट हम मान भर देंगे। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट इसका मान भरो, 1 माइनस 10 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर कर दो, और 1 प्लस 10 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर कर दो। यहाँ क्या होगा 1 माइनस 1 नीचे 1 का प्लस 1, यानी ये होगा 0/2, यानी 0 हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है 0, ठीक है। तो आप देख लो। अच्छा साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। कितना ऑप्शन नंबर जो बी है ना वो हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं अर्क बिंदु 7, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है कि 7,10। अब एक बार है कि किस पाद में है, ठीक है। तो देखो बाबू दोनों प्लस में है ना, ये वाला अगर ये प्लस प्लस में है तो ये प्रथम पाद में होता है। अगर ये आपको माइनस प्लस में, माइनस और प्लस में हो तो दूसरे पाद में होता है, माइनस माइनस में हो तो तीसरे पाद में होता है, और प्लस माइनस में हो तो चौथे पाद में होता है, जिसको हम चतुर्थांश भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों प्लस में है, यानी x का मान भी प्लस में और y का मान भी प्लस में। अगर x का मान प्लस में और y का मान प्लस में हो तो किस पाद में होता है, प्रथम पाद में होता है। तो ये 13 नंबर के लिए क्या हो जाएगा आपका आंसर, तो जो 13 नंबर है ना तो उसके लिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, तो आइए समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका 10 45 डिग्री अनुपात तो फिर क्या है 10 60 डिग्री। ये तो आसान है जी। तो 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है, और 10 60 का मान कितना होता है √3। वो तो गया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा जी, सी सही हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, कह रहे कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होता है। एक्स अक्ष इसमें कह रहा है, एस जो एक्स अक्ष होता है ना, एक्स अक्ष पर उसमें आप देख सकते हो
कि y का मान क्या हो जाएगा 0, x अक्ष पर y का मान क्या हो जाता है जी 0 हो जाता है। ठीक है, तो x अक्ष पर y का मान आपका 0 हो जाएगा। तो अब देखो y का मान 0 किस में है, तो आप देख लो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्यों ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि x अक्ष पर y का मान 0 होता है, तो x का मान x होगा और y की जगह पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 करके एक छड़ी की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1 दिया हुआ है 3। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 उसमें करके एक छड़ी है ना, उसकी लंबाई और छाया का अनुपात कितना दिया है 1 दिया है 3। तो सूर्य का ओनियन कोण क्या होगा। अच्छा आप बताओ, नीचे ऑप्शन से टिक करो। आप देख लो यहाँ पर 10 30 का मान कितना होता है, तो 10 30 का मान आपका हो जाता है 1/√3 हो जाता है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1/√3 कर सकते हैं। अच्छा 10 45 का मान 1 हो जाएगा और 10 60 का मान आप जानते ही हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए सही। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 देख लो, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, इसको मिटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 पर हम लोग बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। बहुत जल्दी जल्दी हम बढ़ रहे हैं, आज आपको 50 क्वेश्चन कंप्लीट करना है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन कंप्लीट करके ही हम लोग इस वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि r दिया हुआ है, देख लो r दिया है और -x, ठीक है, -x, की दूरी क्या होगी, -x, की दूरी क्या होगी। ठीक है, तो दूरी इसमें पूछ रहा है तो क्या दिक्कत है, हम इस -x, की दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या होता है हमारा x² प्लस y² ऐसे कर लेंगे, यानी x का मान हमारा क्या हो जाएगा -x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर, यानी अंडर रूट क्या हो जाएगा x² प्लस y स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए सही। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ वैसे तो फॉर्मूला इसका अलग होता है, मैं आपको इसके बाद वाला क्वेश्चन में बता देता हूँ फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 18 देख लो, क्वेश्चन नंबर 18 का बिंदु आपका इसमें दिया हुआ है, बिंदु आपका दिया हुआ है 5,7 और एक और बिंदु है Q आपका 8,11 दिया है और कर इसके बीच की दूरी निकालना है। तो बीच की दूरी यानी P Q की दूरी निकालना है, तो क्या होता है फॉर्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखो यह आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ठीक है, तो x2 का मान भर दीजिए, x2 का मान कितना है 8 और x1 का मान है 5, इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान आप देख लो 11, y2 का मान है 11, y1 का मान कितना है 7 है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे हम। ठीक है, अब देखो तोड़ो, तो 8 यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर अब प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर। आगे बढ़ जाओ तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, इसको जोड़ लोगे कितना हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल हो जाता है 5। 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर, आंसर हो जाएगा 5 इकाई। आंसर कितना हो जाएगा जी 5 इकाई। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ये हो जाएगा। चलिए इसको हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पर हम लोग बातचीत कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। ये तो आसान है, अगर y बराबर 4 दिया है तो x का मान 0 होगा। y बराबर क्या दिया है 4, तो x का मान कितना हो जाएगा जी, x का मान आपका हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए। y = 4, तो निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। आप इसका आंसर देख सकते हो, आप इसका आंसर आपका
सॉरी ये मेरी गलती है, माई मिस्टेक। y बराबर 4 दिया है, ठीक है। तो आप देखो y की जगह पर कहाँ 4 दिया, अब ऑप्शन नंबर ए देखो, ऑप्शन नंबर जो ए है, ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए में कहा है कि 4,2, यानी y की जगह पर हमारा 2 है, तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, 2,4 यानी y की जगह पर 4 है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देख लो, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है 4,0 यानी y की जगह पर 0 है, मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक कह रहा है इसको नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। मूल बिंदु आप देख लो, ये ऐसा लाइन खींचते हैं, ये वाला ये x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस होती है, और यहाँ जहां पर एक दूसरे काटती है वहां उसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो 0 0 होता है। कितना होता है, 0 0। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 20 के लिए कितना सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। अब देखते हैं निम्न में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 0, ये मतलब 0 प्राकृत संख्या है क्या, 0 प्राकृत संख्या नहीं, 0 पूर्ण संख्या है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी माइनस में दिया, -1 दिया, तो -1 ये क्या प्राकृत संख्या नहीं है, ये पूर्णांक संख्या है, ठीक है, इंटीजर्स इंग्लिश में इसको बोलते हैं, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब सी हम देखते हैं, तो जो सी है ना वो क्या है, 1 है, ठीक है। यह छोटी प्राकृत संख्या, क्योंकि क्वेश्चन में कहा सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 के लिए क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए दिया, ऑप्शन से टिक करो, ऑप्शन नंबर ए 25, √25 दिया हुआ है, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। बाकी कोई भी ऑप्शन देख लो ना आप, √5 का वर्गमूल नहीं निकलता है, 1/√2 इसका भी वर्गमूल नहीं निकलता है, √3 + √3 2√3 हो जाएगा, उसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 22। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 के लिए कौन सा सही आंसर होता है, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है, इसमें अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या होने का शर्त क्या है, देखो ऑप्शन नंबर ए पर हम बात करते हैं। सबसे पहले 1 पॉइंट ऊपर ऐसा रेकरिंग दिया है, अब रेकरिंग का मतलब ये होता है कि 3 बार बार आ रहा है, अब कितना बार आ रहा है ये नहीं पता है, बार बार आ रहा है, ठीक है, कितना बार आ रहा है जी, बार बार आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा जी हमारा, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, अपरिमेय संख्या यही हो जाएगा। कितना बार आ रहा है ये नहीं पता है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी देख लो, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि √16 का वर्गमूल निकालोगे कितना हो जाएगा, 4, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर सी देखते हो तो सी में क्या कहा है कि 9/, ऐसे आपका दिया हुआ है 27 दिया, ऐसे करके क्या दिया है, ऐसे 27 करके दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे इस घटाव में तो कितना होगा, 1/√3, ठीक है, 1/√3 हो जाएगा। तो इसको तो हम कर सकते हैं, ये वाला आपका नहीं होना चाहिए, ये सॉरी ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए। इसके लिए ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए। 23 नंबर जो है ना, तो 23 नंबर के लिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ओके, सी इज राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, ए नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर ए नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, कितना नंबर हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 24 कहता है यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसम क्या होगा। और अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, वैसी संख्या जो एक से और स्वयं से कटे, बाकी किसी से नहीं कटे, उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे आप देख लो, आप देखो 1 और 3, 1 और स्वयं से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा, तो इसका मौसम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा,
ठीक है। और कोई एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि आप क्या लिख सकते हो, आप लिख दो, आप 5 लिख लो और 7 लिख लो, इसका मौसम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मौसम मतलब कि महत्तम HCF हम कहते हैं। HCF वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो बाकी अन्य संख्याओं को विभाजित करोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा जी, आंसर यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया एक वो सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है, आप देख लो 0.13 और इसके 13 इस पर रेकरिंग दिया है और इसमें कह रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलो देख लो इसका आंसर, तो अगर ऐसे दिया रहता इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर ये 13 पर दिया हुआ है रेकरिंग, तो हम 13 को 13 लिख देंगे। कोई को संख्या बार बार रिपीट हो रही है, 2 संख्या तो हम यहाँ पे 2 गुना लिख देंगे। अब देखो किस ऑप्शन में है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का रखिए 18 तथा 72 का मौसम क्या होगा। 18 और 72, तो 18 और 72 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 26 18 और 72 का मौसम, तो 18 और 72 का मौसम हमारा 18 हो जाएगा। मौसम निकालने का आसान तरीका है, बहुत सब तरीका से आप निकाल सकते हो। जैसे देख लो 18 का गुणनखंड करो, ठीक है, तो क्या होगा 18 2 गुणे 3 गुणे ऐसे हो जाएगा ना, 2 गुणे 3 गुणे 3 कर सकते हो। 72 का कर लोगे, 72 का तो क्या हो जाएगा जी 3, ये 3 से भी कट सकता है, या हम इसको ऐसे कर रहे हैं डायरेक्ट भाग कर लो ना, ये सब लंबा तरीका हो जाएगा, डायरेक्ट हम भाग कर लेंगे। यहाँ पे 18 चौका 72 डायरेक्ट कट तो गया, 0 आ गया, यानी रिमाइंडर 0 यानी हमारा 18 हो जाएगा। ठीक है, वो फैक्टर मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा समय लगेगा इसलिए छोड़ दिए उसको। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 27 है, ये क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि रूट 12 का परिविकरण गुणांक क्या होता है। रूट 12 का तोड़ो ना, तो 3 गुणे 2 गुणे 2 कर सकते हैं, जोड़ा से के बाद निकलेगा 2√3। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो वो देखो बस प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपसे सॉल्व हो पाएगा। ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, प्रैक्टिस नहीं करोगे आपसे नहीं बनने वाला है। अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको आप बार बार रिपीट कर लो। ठीक है, एक बार वीडियो रिवर्स करके देख सकते हो, वो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। अब देखो p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक पूर्णांक का समपूर्णांक होगा। क्वेश्चन नंबर 28 इसको ऑप्शन से हम करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 2p, क्योंकि यहाँ पे 2 क्या है, सम संख्या है, तो p का मान कुछ रखोगे, 1 रखोगे तो भी सम आएगा, 2 रखोगे तो भी सम आएगा, 3 रखोगे तो भी सम आएगा, तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 29 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक है, 29 में ऑप्शन देख लो, ऑप्शन आपका ए दिया हुआ है आपका 17/81, ऑप्शन नंबर बी दिया है 16/41, ऑप्शन सी दिया है 13/45, ठीक है, और ऑप्शन बी दिया है 19/80। मैंने आपको बताया है इसका तरीका होता है कि कौन शांत है और कौन अशांत। तो अब जो संख्या दिया है उस संख्या के हर का गुणनखंड करते हैं, और हर के गुणनखंड में अगर 2 और 5 या तो सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, तो क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है। तो यहाँ पर देख लो, अगर इसका गुणनखंड तो इसमें 3 आ जाएगा, इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है, इसमें भी 3 आ जाएगा, इसमें 2 और 5 आ जाएगा, इसलिए हमारा यही क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, इसके बारे में समझते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अब अशांत वाला मैंने आपको बताया है कि जिसके हर के गुणनखंड में क्या हो, 2 और 5 को छोड़ के बाकी कोई भी आए वो क्या हो जाता है, तो अशांत हो जाता है। ऑप्शन मिला लो। अब ऑप्शन देखो, इसमें 30 का ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 15/400, ठीक है, बी कह रहा है 17/80,
ठीक है। और सी कह रहा है 13/121 है ना, और डी कह रहा है आपको 14/4। ठीक है। अब देखो ना, ये वाला जो ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि 21 जो होता है ना 121 11 में आता है, 11 121 होता है, तो कहाँ 2 और 5 आया, यही क्या हो जाएगा हमारा अशांत दशमलव प्रसार, क्या होगा अशांत। बाकी ये सब शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि इसका भी अगर हर का गुणनखंड करोगे तो 2 और 5 आएगा, इसमें भी 2 और 5, इसमें भी 2 और 5, लेकिन इसमें 2 और 5 नहीं आएगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 31 क्वेश्चन। ठीक है। कह के यदि थीटा तथा फाई पूरक कोण हो तो, अब इसमें कौन सा आंसर सही होगा, पूरक कोण का मतलब समझ लो, पूरक कोण वही 90 माइनस थीटा वाला। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है cos थीटा इक्वल टू क्या होगा cos थीटा। अच्छा अब बताओ, अगर हम यहाँ थीटा की जगह पर रख दें cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है ना, ये cos थीटा कह रहा है, यानी ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पर ध्यान दो, तो ऑप्शन नंबर बी कह रहा है sec थीटा इक्वल टू cosec थीटा। देखो sec थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा cosec थीटा, तो sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 31। अब देखो क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, 32 कह रहा है साइन 75 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है, तो तोड़ दो, आप इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री प्लस क्या होगा साइन स्क्वायर 15 डिग्री। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, यहाँ पे क्या होगा कॉस स्क्वायर 90 से घटा लेंगे 75 तो क्या होगा 15 प्लस ये क्या होगा साइन स्क्वायर 15 डिग्री। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 32 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये चलो इसको हम क्लीन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ लिए क्वेश्चन नंबर 32 तक, अब आगे हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें पूरी समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है यहाँ पर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट। अब देखो ना, एक फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूला याद होगा, ये फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अब 10 स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा। अब इतना बराबर हमारा इतना आ गया। अब देखो किस ऑप्शन में दिया हुआ, देखो तो इतना बराबर क्या आएगा हमारा यही ना होगा, तो किस ऑप्शन में है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 33। उम्मीद करते हैं कि आप ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, लिखा है 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। आपको तो याद होना चाहिए, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। हम इतना बराबर क्या कर देंगे 1 रख देंगे, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। किसमें है ऑप्शन, देखो तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 34। अब देखते हैं 35। कितना नंबर 35 में क्या है, 35 में देख लो आपका दिया हुआ है 5 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 5 cot स्क्वायर थीटा। अब 5 को कॉमन कर लीजिए, तो 5 कॉमन मतलब क्या होगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर,
यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा। अब बताओ cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो 5 गुणे 1 इक्वल टू 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। कितना नंबर, हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 36। इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है यहाँ पर यदि 3 अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री हो, 3 अल्फा बराबर 180, तो आपको क्या निकालना है, cos अल्फा का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले हमको अल्फा का मान चाहिए। तो जब यहाँ पे अल्फा रखेगा तो 3 चला जाएगा, 180 के बटा में घटा देंगे कितना हो जाएगा 60। अल्फा का वैल्यू कितना हो गया 60 डिग्री। अब अल्फा का मान हम यहाँ पे भर देंगे, क्या होगा cos 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, बताओ बताओ बताओ, cos 60 का मान क्या होता है 1/2 होता है। क्या होता है 1/2। 1/2 is the right answer of the question number 36। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्वेश्चन नंबर, अरे कि a sin थीटा इक्वल टू 1, b cos थीटा इक्वल टू 1, देन tan थीटा इक्वल टू y। कह रहा है यहाँ पर a sin थीटा बराबर 1। ठीक है, तो हम sin थीटा का मान निकाल लेते हैं, क्या होगा 1/a हो जाएगा। a इधर गुणा में, इधर आएगा तो भाग में। फिर क्या कर रहा है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा है b cos थीटा बराबर 1, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी 1/3। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है tan थीटा बराबर क्या होता है। आपको मैंने कई बार बताया है कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। क्या होता है sin थीटा बटा cos थीटा। तो sin थीटा का मान क्या है, देखो तो 1/a है, और cos थीटा का मान 1/b है। इसमें मान भर देंगे तो 1/a बटा 1/b, तिरछा तिरछी गुणा करो 1/a और गुणे ऊपर b बाई क्या होगा 1 होगा। ठीक है, अब गुणा कर लेंगे तो क्या होगा b/a। b/a देखो किसमें दिया हुआ है, b/ आपका a दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर बी में, तो b/a इज राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखते हैं 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि 1/√3 किसका मान होता है। अब देखो ना ऑप्शन ए कह रहा है sin 30 डिग्री। sin 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। ठीक है, और उसके बाद ऑप्शन बी क्या कह रहा है tan 30 डिग्री, ये तो पहले ही मिल गया। tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। 1/√3 इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 38। ओके, अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 पे बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 पे बात करने से पहले इसको हम पहले क्लीन कर दें। ठीक है, आप प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर 39 जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोग इस 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। आपको वीडियो में तक बने रहना। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, देखो बल्कि आपका दिया हुआ है sec थीटा और प्लस tan थीटा इक्वल टू x, इसको आप समीकरण 1 मान लो। और आपको फॉर्मूला पता है, कौन फॉर्मूला जी, ये वाला फॉर्मूला sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, फॉर्मूला आपको पता है। अच्छा, इसको अगर हम a स्क्वायर मान लें, इसको हम b स्क्वायर मान लें, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b होता है ना। अब ऊपर वाले को तोड़ देंगे, उसमें तो हम लिखेंगे सेक थीटा प्लस tan थीटा है ना, और फिर tan थीटा माइनस सेक थीटा माइनस सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा अब बताओ सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू क्या दिया x दिया, यानी इसका मान हम क्या रखेंगे x। क्या होगा यहाँ पे हमारा सेक थीटा माइनस
टेन थीटा इक्वल टू 1। तो ये तो गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो क्या होगा हमारा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/x हो जाएगा। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम क्या करते हैं, समीकरण दो एक में से 2 को घटा लेते हैं। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, चलो घटा लेते हैं। समीकरण 1 यही है, हम यहाँ लिखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस, फिर क्या होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यहाँ पे x माइनस 1/x कर देते हैं, ठीक है। अब चलो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस, इसमें गुणा करके क्या होगा माइनस सेक थीटा माइनस माइनस प्लस क्या होगा टेन थीटा, इसके नीचे लगा के हम बटे का घटा हुआ है, क्या होगा x, फिर क्या होगा 1 से भाग कर देंगे x में, तो x होगा x से गुणा करके x में तो क्या होगा x स्क्वायर माइनस 1। इससे हमारा ये कट गया, टेन थीटा क्या होगा 2 टेन थीटा इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 बटा x। अब ये 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे 2x हो जाएगा। यही आपका हो जाएगा आंसर। देखो तो x स्क्वायर माइनस 1 बटा 2x किस में दिया हुआ है, तो ये देखो आपका ऑप्शन नंबर बी में, इसमें दिया है ऑप्शन नंबर। थोड़ा सा लेंथी हो गया लेकिन आसान है। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, खैर कोई दिक्कत नहीं, आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 को हम लोग देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, ठीक है 40, क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 पे हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 जो है ना, ये है आपका साइन स्क्वायर फाइव प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर आपका 5 दिया है, और इसका बराबर आपको निकालना है। तो आसान है, कितना आसान। अब देखो ना कैसे बनना है, ये देखो साइन स्क्वायर 5 प्लस 1/, अच्छा 1 प्लस टेन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 5 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर 5 प्लस 1/सेक स्क्वायर का हम क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर 5 लिख देंगे। साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 5r प्लस कॉस स्क्वायर 5 को क्या होता है 1 होता है। आप जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। वही तो बात है, साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 इक्वल टू हमारा 1 हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलिए हम लोग समझते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 41 क्या कहा है। 41 कह रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 3 तथा 3x प्लस ky इक्वल टू 9 समपाती रेखा प्रदर्शित करते हैं। तो देखो पहले समीकरण लिख लो। समीकरण जो है ना, ये दिया x प्लस 2y और इक्वल टू 3, एक और दिया समीकरण 3x प्लस ky इक्वल टू क्या है आपका दिया है 9। तो देखो ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 मान छाटो, a1 a2 a1 का मान 1 a2 का मान 3, फिर b1 b2 b1 का मान 2 और b2 का मान हमारा कितना k, c1 c2 तो c1 का मान 3 और c2 का मान 9, कटा देंगे तो क्या होगा हमारा 1/3 आ जाएगा 1/3। अब आपको ये क्या कर रहा है समपाती, समपाती कब होता है जब हमारा a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर हो c1/c2, तब ये समपाती होता है। तो समपाती की कंडीशन में हमको क्या करना है k का मान निकालना है। हम यहाँ पे कर लेंगे 1/3 बराबर 1/k 1/k तिरछा तिरछी गुणा करो इससे इसमें और इससे इसमें, k बराबर कितना आ गया 3। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन k बराबर 3, कुछ मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे ऊपर 2 दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, ठीक है, यहाँ पे 6 हो जाएगा, k का मान कितना हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी, कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 42।
क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, आइए हम लोग बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, यहाँ पर इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 42 पर हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि a1 by a2, देखो क्वेश्चन नंबर 42 है, ये कह रहा है a1 by a2 बराबर है b1 by b2 बराबर है c1 by c2। तो कह रहा है कि समीकरण निकाल a1x b1 y और c1 इक्वल टू 0 तथा a2x और b2y c2 इक्वल टू 0 का हल होगा। अब ये तो संपाती हो गया ना, संपाती का मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, सही मारा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 43। अब क्वेश्चन नंबर 43 का निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण होने का शर्त क्या है, मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले जो पावर हो ना, एक बट्टा यानी बट्टा में नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से पावर जो है रूट में नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए। डेसिमल का मतलब कि ऐसे माइनस में नहीं हो, या आपका ऐसे ना हो 0.5 ऐसे करके ना हो, तो वो क्या होता है हमारा, वो हमारा हो जाता है द्विघात समीकरण। तो चलो ठीक करो, यहाँ पे तो ऊपर देख लो ऑप्शन नंबर ए, देखो ऑप्शन नंबर ए में बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स का पावर देखो तो रूट का मतलब क्या होता है 1/2, मतलब कि ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन चेक करते हैं, तो बी नंबर ऑप्शन देखो तो गड़बड़ा गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9x। यहाँ पे देखो पावर ऊपर ले जाओ तो माइनस में हो जाएगा ना, यानी यह भी हमारा सही नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पर बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी देख लो। अब देखो ऑप्शन नंबर सी जो है ना, ये क्या है 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 2। अब देखो ये हमारा लगता है कि हमारा द्विघात समीकरण होता है। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसको a माइनस बी होल स्क्वायर पे यानी 4 माइनस 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक x से हमारा एक x कट जाएगा, हम यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 2x प्लस 1, 4 डिवाइड करो तो माइनस 4, इसको डिवाइड करो तो प्लस 4, माइनस 4 x डिवाइड करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 2 करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर 2x और 4x क्या होगा, प्लस में 2x हो जाएगा 1, अच्छा 4 और 2 6, यानी आपका आ जाएगा माइनस में 5 आ जाएगा इक्वल टू 0। मतलब कि ये हमारा क्या हो जाएगा, अधिकतम पावर 2 हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण हो जाएगा। कौन सा समीकरण हो जाएगा जी, द्विघात समीकरण हो जाएगा। अब हमको ऑप्शन नंबर सी मिल गया राइट आंसर, तो हमको डी चेक करने की जरूरत नहीं है, हम डी चेक नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, आइए हम लोग बात करते हैं उस पर और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, तो क्वेश्चन नंबर 44 देखो, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो सेम प्रोसेस हम अपनाएंगे, ठीक है। अब एक ऑप्शन नंबर ए में देख लो, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना, इधर भी देखिए ऑप्शन नंबर ए में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 3 इंटू आपका दिया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद इधर क्या है x स्क्वायर और माइनस 2x प्लस 4। इसको थोड़ा सा चेक कर लो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर बात करें तो इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, ठीक है। a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तो हमारा तो 2 आ जाएगा ना यहाँ पर। तो ऐसा हम कर लेते हैं, यहाँ पे इस 3 से पहले गुणा करेंगे, तो 3 से गुणा करेंगे ना तो ऐसे हो जाएगा 3 से। अच्छा इसमें कौन समीकरण नहीं है, तो हाँ समीकरण नहीं है, तो देखो ना द्विघात समीकरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी देख लो, फट से आंसर आ जाएगा। उस वक्त अधिकतम पावर दे दिया है, x का पावर 3 दे दिया है, तो x का पावर 3 मतलब तो त्रिघात समीकरण हो गया ना, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही इज राइट आंसर, हमेशा द्विघात समीकरण निकालना है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस px प्लस p इक्वल टू 0 का मूल समान हो तो p का मान ज्ञात करें। ये तो आसान है,
दिया है 2x² माइनस px प्लस p इक्वल टू 0 का मूल समान है, यानी मूल समान है मतलब कि d बराबर कितना 0, तो आपको p का मान निकालना है। तो देखो हमारा a का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, b का मान माइनस p हो जाएगा और c का मान कितना हो जाएगा 4। मूल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मूल बराबर b² माइनस 4ac इक्वल टू d होता है कि नहीं होता है। तो d का मान हमारा 0 है तो b का मान भरो यहाँ पे, b का मान क्या है हमारा 4, इसका p² कर देंगे माइनस 4। a का मान कितना है, a का मान आपका दिया हुआ है 2 यहाँ से, और c का मान कितना है जी हमारा, c का मान है हमारा p, हमें अब कर लेंगे p, और d का मान तो हमारा 0 है, ये होगा p² माइनस 4 दूना 8p इक्वल टू 0। तो यहाँ से p का मान कर लेंगे तो क्या होगा, यहाँ से p कम करके तो हमारा हो जाएगा p माइनस 8 इक्वल टू 0। एक बार p का मान हो जाएगा 0 और फिर क्या होगा p माइनस 8 इक्वल टू 0, यानी p का मान हो गया हमारा 8। यानी ऑप्शन देख लो 0 का 8 जिसमें दिया होगा वही हमारा आंसर सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ये आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 नहीं 46, कितना 46, क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 46 हम देखेंगे। 46 जो है ना 46 का आ रहा है यहाँ पे कि यदि समीकरण x² देखो x² माइनस kx प्लस 4 जो है इक्वल टू 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं है। तो मूल वास्तविक नहीं मतलब कि b² माइनस 4ac 0 से भी छोटा है, यही ना है। तो यहाँ पर b का मान क्या होगा हमारा k होगा, तो k का स्क्वायर कर लो माइनस अब 4 फॉर्मूला का एक मान यहाँ पर 1 हो जाएगा तो 1 और c का मान हो जाएगा 4 और 0 हो जाएगा, यानी k² और c का मान c ना है ठीक है, माइनस 4 से 16 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको उधर लेके जाएंगे, इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा k, अब तो हमारा k² इधर से हो जाएगा यानी 16 हो गया। अब यहाँ पे वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा जी हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब कि वर्गमूल से बाहर निकलना तो इसका मान प्लस और माइनस दोनों होगा, तो -4 होगा और माइनस +4 होगा, दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हो ये k का मान जो होगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी k का जो मान होगा ना k का मान 4 से छोटा भी हो जाएगा और -4 से बड़ा भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी इज राइट आंसर। अब देखिए आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कर रहा है, पर कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² माइनस 3√3x -12 है तो मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 का मान ज्ञात करिए। तो आसान है, देखो ना आपका दिया हुआ है x² माइनस 3√3x -12 इक्वल टू 0 है, तो आपको अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 का मान निकालना है। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, आप बहुत बार देखे हो सीखे भी, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। तो देखो b का मान कितना है हमारा -√3, 3√3 और a का मान 1 है, इसमें मान भर दो ना, तो यहाँ पे हम मान भर देंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस √3। तो देखो यहाँ पे भर देंगे माइनस फिर -3√3 और a का मान 1 है -√3 कर देना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस √3 और -√3 घटाने तक 2√3, किसमें दिया है 2√3 है ना, तो किसमें दिया है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 नहीं 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 48 जो है ना इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या था, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि समांतर श्रेणी 3, 4, 3, 7, 11 का 14वां पद निकालना है। 14वां पद तो देख लो 3, 7, 11 डैश डैश क्या है
14वां पद आपका निकालना है, 14वां पद। तो मैं आपको बता दूं कि जो शुरू में होता है a का मान कितना हो जाएगा 3, d का मान निकालना हो तो क्या करेंगे 7 में से 3 घटाएंगे, d का मान हमारा 4 हो जाएगा। और n का मान आपको देखो 14वां पद है, 14वां पद का फॉर्मूला क्या होता है जी, n का मान तो दिया हुआ है ना, n बराबर हमारा दिया है 14वां, तक n हमको निकालना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी a का मान 3 और प्लस n का मान 14 माइनस 1 और d का मान दिया हमारा 4, यानी 3 और प्लस 13 और गुणे 4, 13 चौका 52, 3 और प्लस 52 यानी 55। देखो तो 14वां पद कितना हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 14वां पद हमारा हो जाएगा 55। और देखो निम्न में कौन सा समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी आपको चेक करना है। तो समांतर श्रेणी के लिए देखिए मैंने आपको कई बार बताया है कि समांतर श्रेणी अगर आपको चेक करना हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए प्रत्येक पदों का अंतर निकालेंगे, जो भी पद होता है ना उसका अंतर निकालेंगे, सर्व अंतर अगर समान आता है तो समांतर श्रेणी में हो जाएगा। 49 नंबर जो क्वेश्चन है ना उसके लिए देखिए, तो 49 नंबर क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि -8 -6 -4 और -2, हम डिफरेंस निकालते हैं d1, तो d2 में से हम d1 हम दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, तो दूसरा पद -6 है और माइनस पहला पद क्या है -8, तो क्या होगा -6 और +8 कितना हो गया जी 2 हो जाएगा। d2 निकाल लो तो क्या होगा, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे तो -6 और माइनस फिर -4 और -6 हो जाएगा, यानी -4 और +6 तो आ गया हमारा d1 बराबर d2 आ गया। तो हमको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। जब दोनों सार्वअंतर समान आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, वो समांतर श्रेणी में हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए इसको आपको काफी अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का है कि समांतर श्रेणी दिया हुआ है, आप देख लो समांतर श्रेणी आप देखो दिया हुआ है 16 11 6 1 -4 का nवां पद निकालना है। n का मान नहीं दिया आपको, nवां पद निकालना है, ठीक है। a का मान दिया आपका 16, d का मान निकालो तो दूसरे पद से घटा लेंगे पहले पद को, यानी 11 से घटाएंगे 16 तो क्या होगा -5 हो जाएगा, ठीक है। n का मान आपको नहीं दिया है और आपको निकालना है nवां पद, तो क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a का मान कितना है जी 16 और प्लस n का मान नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और d का मान कितना है हमारा जी -5, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 16 प्लस इससे गुणा करें तो क्या हो जाएगा हमारा ये होगा -5n माइनस माइनस प्लस 5, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई 20 प्लस 5n हो जाएगा, क्या होगा 20 प्लस 5n हो जाएगा, इसका नहीं 16 5 21 होता है ना, सॉरी 16 5 21 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा माइनस में, क्या होगा माइनस में। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये पूरी बातें समझे होंगे, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जितने भी स्टूडेंट इस साल 2023 में एग्जाम देने वाले हैं मैट्रिक का, उनके पास इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें इस वीडियो का लाभ मिले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले क्लास में। जय हिंद।